ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जा रहे हैं रेज हैंड, जो इनको भी कोई क्वेश्चन होगा वो 4 बजे के बाद जब हम क्वेश्चन आंसर का सेशन लेंगे तब करेंगे। अभी हम अपने पार्ट को कंटिन्यू रखते हैं। दीदी नेक्स्ट। हम जैसे योग की परिभाषा जानते हैं तो योग हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमारी नियमित दिनचर्या में भी। लेकिन जब हम गर्भावस्था जैसी बात करते हैं तो उस समय हमें अपने अपने आप को स्वस्थ, सुरक्षित, तनाव मुक्त रखने के लिए हमेशा आसन, प्राणायाम और ध्यान के साथ अपने जीवन को योगमय बनाना चाहिए। आज हम उसी बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट। हम नॉर्मली जानते हैं कि योग बहुत सारी चीजों से जुड़ के बना है। हम जैसे योग की परिभाषा लेते हैं तो आत्मा और परमात्मा का मिलन योग है, लेकिन उससे पूर्व इसके कुछ अनुबंध होते हैं जिन्हें हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि नाम से जानते हैं। अब आप सोचेंगे कि जो प्रचलित रूप है वो तो केवल आसन और प्राणायाम है, ज्यादा से ज्यादा अगर हम पहुंच पाते हैं तो ध्यान तक पहुंच पाते हैं। लेकिन इसकी प्रारंभिक सीढ़ी यम और नियम है। ये हमारे जीवन का मूल आधार है और हमारे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में संस्कार के रूप में जाना जाता है। अगर हम सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इन चीजों का अपने जीवन में निवास करते हैं, अपने जीवन में इनको आधार बनाते हैं तो हमारा व्यक्तित्व काफी उज्जवल बनता है। और इसी के साथ साथ हमें कुछ नियम बताए गए हैं जिसमें है सोच, अर्थात अपने मन, वाणी, अंतःकरण को पवित्र रखना। संतोष, हमेशा संतोष के भाव से अपने आप को पालन करना। तप, स्वयं को अनुशासित करे रखना। स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, हमेशा आत्मचिंतन करते हुए अपने सभी कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करना और भक्ति के रूप में और एक उज्जवल भविष्य के रूप में आगे की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट। हम जब भी योग की बात करें तो यम नियम उतने ही ज्यादा प्रधान है जितना कि हमारा आसन और प्राणायाम। तो हम कोशिश करें कि हम अपने जीवन में सत्यता को अपनाएं, अहिंसा को अपनाएं, अपरिग्रह को अपनाएं और इन सभी के साथ नियमों को पालन करते हुए आगे बढ़े। अब हम उससे पहले ये जानते हैं कि गर्भावस्था जो होती है वो हमारी एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारा शरीर, मन और भावना तीनों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। देखने में केवल ये शारीरिक परिवर्तन लगता है, लेकिन मानसिक, भावनात्मक और बहुत सारे हार्मोनल चेंज हमारे शरीर के अंदर आते हैं। इसीलिए योगाभ्यास को इसमें एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में रखा जाता है कि जब भी गर्भावस्था में इतने परिवर्तन आ रहे हैं तो उस समय हम अपने आप को, अपने मन को कैसे शांत रखें, अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें और उसके साथ साथ हम अपने आने वाले शिशु के लिए क्या तैयारियां करें, उसके लिए भावात्मक संतुलन हमारा कैसा हो, इसी को ध्यान में रखते हुए हम योग को लेते हैं। योग हमारे योगाभ्यास के माध्यम से हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे रिलैक्सिंग हार्मोन का स्राव होता है जिससे हमारे शिशु का और माँ का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास होता है। जैसे एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, ये हमारी माता को रिलैक्स रखते हैं और इसी के द्वारा हमारे जो न्यूरोमस्कुलर संतुलन है वो सही होता है और डिलीवरी के टाइम पे जितना पेन होना चाहिए उसको सहन करने के लिए पहले से मानसिक तैयारी हो जाती है। नेक्स्ट। इस समय हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं, खासकर महिलाएं जब गर्भावस्था में होती है उनको बहुत सारी समस्याएं होती है। कभी कमर दर्द, कभी टाइम से भूख ना लगना, कभी बहुत ज्यादा थकावट होना, कभी चिंता, कभी पैरों में स्वेलिंग, कभी सुबह उठते ही बिल्कुल थकान, मॉर्निंग सिकनेस, कभी कभी डायबिटिक होना, रात को नींद ना आना, ये सब एक नॉर्मल समस्याएं हैं। लेकिन हम कभी कभी इन चीजों को देख के एकदम से घबरा जाते हैं, लेकिन अगर आप नियमित रूप से योगाभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आप इन सब समस्याओं से निजात पा सकते हैं। नेक्स्ट।
हमारे गर्भावस्था में ऐसे किए जाने वाले योगाभ्यास बहुत ज्यादा है, लेकिन आसन का जो रूप है उसे हम 10% लेके चलें, और प्राणायाम का जो भाग है उसको अगर हम 50% और ध्यान का जो भाग है उसको 40% लेके चलें, तो ये बिल्कुल आसान से आपके उस समय को, जो आपका 9 महीने का गर्भधारण का और गर्भावस्था का जो समय है, उसको संतुलित करते हुए आपके समग्र विकास की ओर आपको ले चलता है। आसन की संख्या इसमें 10% इसलिए कहा क्योंकि आपके शरीर की अवस्था उस समय बहुत आराम की होती है। तो आप जितना ज्यादा आराम करते हुए अपने आप को आसनों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व ना करते हुए सूक्ष्म व्यायाम के साथ अपने आप को आगे लेके चलेंगे तो आपका शरीर बहुत ज्यादा स्वस्थ महसूस करता है। नेक्स्ट, सबसे पहले जब हम योगासनों की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा बैठने का तरीका। जब भी हम कोई योगाभ्यास करें तो कोशिश करें कि हमारा जो बैठने का पोजीशन हो वो बिल्कुल स्वाभाविक रूप से आरामदायक हो। चाहे आपको नीचे बैठना नहीं आ पा रहा हो तो आप ऊपर बैठ के कीजिए। आप जहां पर बैठ रहे हैं उसके नीचे दरी बिछाइए, योगा मैट बिछाइए, और साथ में अपने साथ में पानी की एक बोतल रखिए। और जब भी, अच्छा, और जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप वहीं पर उस अभ्यास को रोककर आराम से शवासन में लेट जाइए, ताकि आपको अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन आराम से महसूस हो सके। उसके पश्चात हमारा क्रम होता है हमारे वस्त्र कैसे हो। जितना आवश्यक हो सके आप खुले वातावरण में करें, जैसे आप अपने टेरेस पे या फिर अपने आंगन में या अपने गार्डन में योगाभ्यास को प्रीफरेंस दें। प्रीफरेंस इसलिए क्योंकि वहां पर आपको खुली हवा मिलेगी, जिसके कारण आप ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकेंगे, और ज्यादा से ज्यादा आप ढीले वस्त्रों का प्रयोग करें। और अगर कोशिश करें, अगर आपकी क्षमता है तो आप स्नान करने के बाद योगाभ्यास करें, लेकिन अगर आपको ऐसा उचित नहीं लग रहा है तो आप योगाभ्यास करने के बाद भी नहा सकते हैं, लेकिन उसमें आप कम से कम आधे 1 घंटे का अंतराल रखें ताकि आपका शरीर सामान्य तापक्रम का हो जाए। और हमेशा ध्यान रखें अभ्यास के दौरान आपका भोजन पहले 3 या 4 घंटे पहले लिया हो, अन्यथा आपका पेट खाली हो। इसलिए सुबह के समय अगर आप योगाभ्यास करते हैं तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है, और वो सबसे अच्छा एक समय होता है जब आप योगाभ्यास को प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट, इसके साथ साथ हमें बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होती है क्योंकि एक नाजुक स्थिति से हम आगे बढ़ रहे होते हैं। गर्भावस्था एक बिल्कुल निर्माण की प्रक्रिया है। इस निर्माण के साथ आपके अंदर काफी सारी टूट फूट हो रही होती है, आपके शरीर में निर्माण का कार्य हो रहा होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, आपका प्रथम तिमाही हो, तो आप कम से कम आसन करें, और जितना भी ज्यादा आपसे रिलैक्स हो सके उतना ज्यादा आप रिलैक्स करें, और प्राणायाम एवं ध्यान पर सबसे ज्यादा जोर दें। द्वितीय और तृतीय तिमाही में आप आसन कर सकते हैं। आसन आप प्रथम तिमाही में भी करेंगे, लेकिन पेट के हिस्से में दबाव वाला कोई भी आसन आपको नहीं करना है। और योगाभ्यास आपको बिल्कुल आराम से धीरे धीरे करना है और अपनी श्वास की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए करना है। जब तक आपको सहज लग रहा हो तभी आप उस चीज को करें। अब आप सोचेंगे कि अगर हम योगाभ्यास करते हैं तो गर्भावस्था में उससे हमें क्या फायदे मिलते हैं, तो आइए हम उसके फायदे जानते हैं। हमारा जो पेल्विस रीजन होता है वो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि हमारा जो वॉर्म होता है यूट्रस हमारा पेट के निचले हिस्से में होता है। तो जब हम योगा अभ्यास करते हैं तो उससे हमारा पेल्विस रीजन, जितना भी हमारा हिप जॉइंट है, वो मजबूत होता है, और जितनी वहां की मसल्स हैं वो लचीली होती है, जिसके कारण आपकी नॉर्मल डिलीवरी में सहायता मिलती है। और साथ ही साथ आपकी जो स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेचिंग सही होने से आपके हार्मोनल बैलेंस होते हैं। तो इस प्रकार आप अपनी प्रेगनेंसी को बहुत ज्यादा आसान बना सकती हैं। नेक्स्ट, और जब भी आप आसन करने लगें तो अपने मन में कोई भी दुविधा ना रखें। बिल्कुल आराम पूर्वक आपको सहज अवस्था में करना है। आप जब भी आसन करने से पहले बैठने लगें तो उससे पहले अपने माइंड में ये चीज रखें कि हम जो भी करने जा रहे हैं वो मेरे और शिशु के स्वस्थ और उज्जवल भविष्य के लिए है। इसे मैं जितना आराम से, सहजता से और प्रसन्नता पूर्वक करूंगी, उतना ज्यादा मुझे और मेरे होने वाले शिशु को इसमें सहायता मिलेगी। नेक्स्ट, आइए हम कुछ आसन्स के बारे में चर्चा करें। उससे पहले हमारे बैठने की स्थिति को हम लेते हैं कि हमें जब बैठना है तो हमें मैट पे
इस प्रकार बैठना है कि हमारी कमर गर्दन सीधी रहे और हमारे दोनों पैर आगे की ओर फैले हुए हो। अगर आपको इसमें कठिनाई लगे तो आप अपने आसपास में कुशन लगा सकते हैं। नेक्स्ट, और साथ ही अपनी स्थिति को इस प्रकार रखें कि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी तनाव ना हो। अगर आपको बहुत ज्यादा तनाव हो रहा है तो आप रिलैक्स होके बैठ जाइए। इसी में सूक्ष्म व्यायाम में हमारा प्रथम, दीदी वीडियो भी साथ में ऑन कर लीजिए। इसी में हमारा सबसे पहला है पादांगुली नमन। पादांगुली नमन आप साथ में जो कर सकते हैं वो साथ में भी दोहरा सकते हैं। इसके लिए देखिए, मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि आप जहां पर बैठे हैं, जरूरी नहीं आप नीचे बैठे हैं, अगर आप पलंग पे भी बैठे हैं तो बिल्कुल आराम की स्थिति में बैठ के अपने पाँव को आगे कर लें। अगर आपको सहज नहीं लग रहा है तो आप देखिए ऐसे कुशन का सहारा ले सकते हैं अपनी पीठ की साइड में। अगर आपको जांघों में भी अगर हल्का सा तनाव लगे तो आप उसको अपनी जांघों के नीचे या साइड में फैला सकते हैं। अब इसके बाद अपने दोनों पाँव को साथ में रखते हुए आपको पादांगुली नमन के लिए उनको पास में रखना है। आप अपने पेट पे ध्यान रखेंगे क्योंकि आपका शिशु का जो स्थान है वही आपके श्वास लेने का भी स्थान है। तो आप जब भी सांस लें तो आपका पेट फूले और आपकी पाँव की उंगलियां आपकी तरफ खिंची हुई महसूस होंगी। जब आप धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे आपका पेट अंदर की ओर जाएगा और आप पैरों की सभी उंगलियों को नीचे की ओर लाते हुए पूरा श्वास को छोड़ देंगे। ये क्रिया आप 5 से 10 बार कर सकती हैं। श्वास लेते हुए पैर की उंगलियों को खोलना और श्वास छोड़ते हुए पाँव की उंगलियों को बंद करना। नेक्स्ट स्लाइड। हर चीज में अगर आप श्वास का ध्यान रखेंगी तो आपको हमेशा उसमें आराम की स्थिति महसूस होगी। दूसरा अभ्यास है हमारा गुल्फ नमन। गुल्फ नमन में भी सेम वही, हम अपने पैरों को पीछे की ओर ले जाएंगे तो हम श्वास लेंगे। इसमें हम अपने पूरे पंजे को स्ट्रेच कर रहे हैं। जब हम नीचे की तरफ भूमि की तरफ जाएंगे तो हम श्वास को छोड़ेंगे। जब हम इसको अपने अंदर की तरफ लेके जाएंगे तो हम श्वास को लेंगे। और इसी क्रिया में हमें अपने आवाज नहीं, हाँ वीडियो में कोई आवाज नहीं है, मैं सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन बता रही हूँ। वीडियो आपकी म्यूट में ही है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मेरे से आखिरी में पूछ लीजिएगा। अब इसी में हम गुल्फ चक्र है, इसमें हम अपने दोनों पाँव को साथ में घुमाते हैं। जब हमारा पाँव नीचे की तरफ जाता है तो हम श्वास छोड़ते हैं। जब हम ऊपर की तरफ आते हैं तो श्वास को अपने पेट में भरते हुए फुलाते हैं। ये क्रिया हम 8 से 10 बार कर सकते हैं, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। हर क्रिया को आप अपनी क्षमता के अनुसार दोहरा सकते हैं, 5 बार 6 बार जैसे आपको सुविधा लगे। इसके पश्चात हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं अपने हाथों का। वीडियो भी स्टार्ट कर दीजिए। हम दोनों हाथों को अपने कंधे की ऊंचाई पर फैलाते हैं और धीरे धीरे अंगूठे को अंदर करते हुए अपने हाथों की मुट्ठियों को बंद करते हैं। जब हम मुट्ठी को बंद करते हैं तो हम श्वास को छोड़ते हैं। जब हम हाथों को पूरा फैलाते हैं तो हम श्वास को लेते हैं। ये हमारा पहला अभ्यास है मुष्टिका बंद। इसके पश्चात हमारा दूसरा अभ्यास है मणिबंध नमन। इसमें भी हम दोनों हाथ की कलाइयों को नीचे की तरफ करते हैं तो श्वास छोड़ते हैं और जब हम इसको ऊपर की तरफ मोड़ते हैं तो हम श्वास लेते हैं। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। और तीसरा अभ्यास है मणिबंध चक्र। इसमें हम दोनों हाथ की मुट्ठियां बनाते हैं और कलाई से अंदर से बाहर की ओर और बाहर से अंदर की ओर घुमाते हैं। इसमें आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 8 से 10 बार कर सकते हैं। अगर आपको थकान लगे तो आप हाथों को रोककर धीरे धीरे एक एक अभ्यास भी कर सकते हैं, यह आपके प्रशिक्षण के लिए है। इसके पश्चात हमारा अगला अभ्यास है स्कंद चक्र का। जिनको भी फ्रोजन शोल्डर की बीमारी रहती है, कि जिनका बहुत ज्यादा ऑफिस में वर्क रहता है, वो भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, उनके लिए भी अति उत्तम है। इससे आपका शोल्डर जॉइंट खुला रहता है। इसमें आप जब कोहनियों को मिलाते हैं तब आप श्वास को छोड़ते हैं और जब आप फैलाते हुए पीछे की ओर जाते हैं तब आप अपने अंदर श्वास भरते हैं। इससे आपके सर्वाइकल, आपके कंधे और कमर में आराम मिलता है। मोस्टली प्रेगनेंसी टाइम में हमारा कंधा और कमर बहुत ज्यादा दर्द करते रहते हैं। अगर हम अपने जॉइंट्स को मजबूत रखेंगे तो हमें थकान नहीं होगी और हमें इन दर्द से आराम रहता है। नेक्स्ट स्लाइड। के पश्चात हम करेंगे अपना को हम 2 मिनट तक, 2 मिनट तक 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 2 मिनट तक
धीरे धीरे करते हैं, क्योंकि हमारी जो नेक होती है वो सबसे नाजुक हिस्सा होती है, और इसी को रिलैक्स करने से हमें बहुत ज्यादा आराम मिलता है। तो हम श्वास छोड़ते हुए हमेशा नीचे की तरफ देखेंगे, फिर हम मिडिल में आते हुए श्वास लेंगे, तो हम सिर को धीरे धीरे ऊपर की ओर धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। इसके इतने ही आराम से करना है जितने आराम से ये आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि आप अगर जल्दी में करेंगे तो आपको हो सकता है कि हल्का सा आपको लगे कि चक्कर ना आ जाए, लेकिन चक्कर नहीं आते हैं जब हम इसको प्रेम से और आराम पूर्वक करते हैं। अगर अक्षु, मेरा स्टेबल नहीं आ रहा है इंटरनेट, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा बीच में, है ना। इसके पश्चात हम इसी में बाएं से दाएं की तरफ अपनी गर्दन को घुमाते हैं। जब हम मध्यम स्थिति में हैं तो हमें श्वास लेना है, जब हम साइड स्थिति में जाते हैं तो हमको श्वास को छोड़ना है। इसी प्रकार हम दाई स्थिति में जाएंगे तब भी हमको श्वास को छोड़ना है, जब हम मध्यम स्थिति में आएंगे तब हम श्वास को लेंगे। ये बिल्कुल छोटे छोटे से अभ्यास हैं जो आपके पूरे शरीर को, अपने जॉइंट्स को आपको स्वस्थ रखने में काम आएंगे। और ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो आपको अंदर से मजबूती देंगी और आपकी मसल्स को बहुत ज्यादा रिलैक्स करेंगी। अब हम धीरे धीरे सभी दिशाओं में गर्दन को घुमाएंगे। इसमें हमें पीछे की ओर जाते हुए श्वास को छोड़ना है, और जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे हमारी चिन को ले जाते हुए धीरे धीरे से ही घुमाना है। आपको कोई भी झटके से नहीं करना है। आप जैसे किसी को सर्वाइकल का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो वो आगे की ओर ना झुकाए, अपनी चिन को नीचे ना झुकाए, वो ऊपर साइड में अपनी गर्दन को झुकाते हुए इसकी सहजता से अभ्यास कर सकता है। सिर्फ उनका चिन को नीचे करना उनके लिए थोड़ा सा लाभकारी नहीं होता है जिनको सर्वाइकल हो। अन्यथा अन्य जो अभ्यास है, बाएं से दाएं घुमाना, आगे पीछे घुमाना, वो सभी लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसके पश्चात हमारा अगला अभ्यास है चक्की चालासन। इसके लिए हम अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा फैला देते हैं और अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में ऐसे उंगलियां फंसाते हुए सामने की ओर ले जाते हैं। इसमें आपको बहुत ज्यादा आगे झुकने की आवश्यकता नहीं है। आप जितना संभव हो सहजता से अपने कमर के हिस्से को हमें पूरा पूरा घुमाना है। तो जब भी आप आगे की तरफ जाएं तो श्वास को छोड़ें, और जब हल्का सा पीछे की ओर जाएं तो आपको श्वास को भरना है। और सरल चक्की आसन आपके पेल्विस मसल को इतना रिलैक्स कर देगा कि आपको जो कमर दर्द की प्रॉब्लम प्रसव के दौरान आती है उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको बहुत ज्यादा आगे झुकने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सहजता के साथ आपको अपने कमर को पूरा स्ट्रेच करते हुए साइड से घुमाना है। नेक्स्ट। जब भी आपको आसन के बीच में ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप बीच में शवासन करके रिलैक्स कर सकते हैं। इसी में हमारा अगला अभ्यास है पूर्ण तितली आसन। तितली आसन बहुत ही सहज अवस्था में और बहुत ही सुंदर अभ्यास है। ये आपके पूरे ग्रोइंग क्षेत्र को लचीला बनाता है। जैसे हम जानते हैं कि यूट्रस हमारा आकार बढ़ने लगता है जैसे जैसे गर्भावस्था के महीने बढ़ने लगते हैं, तो उसके फैलाव के साथ हमारी मसल्स भी खिंचती है। तो हमारी मसल्स अगर पहले से लचीली होंगी तो वो जो उसकी कसावट है उसकी वजह से हमें कम परेशानी होगी, तो हमारे निचले हिस्से का तनाव कम हो जाएगा। इसके लिए हमें घुटनों को मोड़ना है। आप देखिए ये पहली अवस्था है। बिल्कुल आराम से मैं घुटनों को पकड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले जा रही हैं और श्वास को लेते हुए फैलाते हुए रुक रहे हैं। अगर आपका अभ्यास ये अच्छे से हो जाए, अगर आपको हाथों की सहायता से करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों हाथों से पंजों को पकड़ें, श्वास लेते हुए दोनों घुटनों को नीचे की तरफ ले जाएं, श्वास भरते हुए दोनों घुटनों को ऊपर की ओर ले जाएं। तो इससे क्या होगा, आपका पूरा पेल्विस रीजन लचीला होगा और आपकी जितनी भी मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी। नेक्स्ट। इस अभ्यास को, हर जो अभ्यास यहाँ पर बताया जा रहा है, आप उसको 5 या 10 जितनी भी आपकी क्षमता है उतनी बार आप कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप उसमें थोड़ा थोड़ा सा अंतराल रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा अभ्यास है वज्रासन का अभ्यास। सबसे पहले हम दोनों हाथों को बाईं तरफ रखेंगे, दाईं तरफ से अपने दोनों पांव को घुमाते हुए अपने पीछे
और दोनों हाथ जंघा पे। इससे हमारा कमर गर्दन सीधी होती है, इससे हमारा पोस्चर सही होता है। कई बार प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा होता है कि हमारा जो वजन है वो इनबैलेंस होने लगता है। हम कुछ क्षेत्र से तो हम बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं, तो हमारे शरीर में जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारे पूरे वजन को सही से संतुलित नहीं कर पाता। लेकिन नियमित वज्रासन के प्रभाव से हम अपने स्पाइन को और मजबूत कर सकते हैं। साथ ही हमारी पाचन क्रिया को भी अच्छा करता है। तो आप जब भी भोजन करें उसके बाद जरूर से 5 मिनट आप वज्रासन में बैठने का प्रयास करें और बिल्कुल लंबी गहरी सांस को लेते हुए अपने आप को इसमें रिलैक्स करें। नेक्स्ट, टाइम देखते रहना नक्श। वज्रासन करने के पश्चात हम अपना नेक्स्ट अभ्यास कर रहे हैं। एक बार और क्लिक कीजिए दीदी। मार्जरी आसन हेडिंग आ जाएगी। तो वज्रासन में जब हम बैठे हैं तो इसी में हमने अपने दोनों हाथों को आगे की ओर खोलते हुए अपने पाँव के बीच में थोड़ा सा गैप किया है और श्वास लेते हुए हमने अपने सर को ऊपर की ओर उठाना है और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए हमें नीचे की तरफ जाना है। वीडियो ऑन कर दीजिए। जब हम श्वास लेंगे तो हमारा सिर ऊपर की ओर जाएगा और जब हम श्वास को छोड़ेंगे तो हमारी कमर ऊपर की तरफ जाएगी और हम रिलैक्स करेंगे। इससे ये सबसे ज्यादा कमर पर पड़ने वाले सभी भार को आसान करता है। इसके लिए हर जो लेडीज जो घर में बहुत ज्यादा काम करने के पश्चात कमर दर्द के लिए कहते हैं, अगर आप तुरंत अपने कार्य के बाद में अगर आप मार्जरी आसन करते हैं या फिर जब भी आप रेगुलर इसका अभ्यास करते हैं तो आपको कमर दर्द और अन्य तनाव जितने भी आपके बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें आपको रिलैक्स मिलता है। इसमें आप बिल्कुल सहजता के साथ सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे देखेंगे। बस पूरा लगे तो आप आराम से वज्रासन में बैठ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा ताड़ासन। ऐसे हम जानते हैं कि ताड़ासन स्ट्रेचिंग आसन है। इसका हमारा अभी करने से क्या लाभ है? हमारा कमर और हमारा जितना भी न्यूरॉन सिस्टम है, हमारा सर से लेके हमारे नीचे पांव तक, उसमें एक नवीन ऊर्जा को भरता है ताड़ासन। लेकिन हम नॉर्मली ताड़ासन जब करते हैं तो हम एडी को उठाते हैं, लेकिन गर्भावस्था में ऐसा नहीं करना है। आपको अपने पंजों को नीचे ही रखना है, सिर्फ अपने हाथों को आगे से इंटरलॉक करते हुए ऊपर ले जाना है। श्वास के साथ इसको ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है और धीरे से जब आप श्वास को छोड़ें तो अपने हाथों को नीचे की तरफ ले आएंगे। इससे आपका शरीर और मन दोनों का संतुलन होगा और आपके पूरे शरीर में नवीन ऊर्जा मिलेगी। आप सुबह सवेरे जब ऊषा पान करें उसके बाद ताड़ासन जरूर करें। नेक्स्ट, अगला अभ्यास है हमारा उत्कटासन। इसमें हमें सबसे पहले सीधे खड़े हो जाना है। इसकी हमें जितना संभव हो उतना ही करना है। शुरुआत में हमें लगता है कि ये थोड़ा सा कठिन है, तो आप बिल्कुल धीरे धीरे इसके अभ्यास के लिए आगे बढ़ें। हमने पहले उत्कटासन बताया है, इसमें आप दोनों हाथ कंधे के बराबर में रखेंगे, सांस को छोड़ते हुए जितना संभव हो सके नीचे जाएंगे और श्वास लेते हुए वापस आएंगे। अगर आप प्रारंभिक में हैं तो आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। आप दीवार के सहारे धीरे से नीचे जाइए, फिर दोनों हाथों को दीवार पे सहारा देते हुए धीरे से उठ जाइए। ये आपके कमर दर्द को ठीक करेगा और आपकी तंत्रिका तंत्र को आराम पहुंचाएगा। अगर आपको और भी ज्यादा महसूस ना हो रहा हो तो आप कुर्सी की सहायता से, कोई मजबूत कुर्सी हो जिसको दीवार के सहारे आप रख सकें और उसके सहारे आप इसका धीरे धीरे अभ्यास कर सकते हैं। ये आपके बैक में आपके जितना भी पेल्विस रीजन है उसकी मांसपेशियों को स्ट्रेच करता है। नेक्स्ट, इसके पश्चात हमारा अगला आसन जो है वो भी हमारा नमस्कार आसन है। इसके लिए हमको सहजता की अनुभव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इस अभ्यास को धीरे धीरे प्रयोग में लाएं। प्रथम तिमाही में आप ना ही करें। आप जब इसका 4 मंथ के बाद आप इसको जरूर से अभ्यास करें। अंतिम जो हमारा तिमाही है उसमें इसको बहुत ज्यादा करने के लिए कहा जाता है, ताकि हमारे जो डिलीवरी टाइम पे जो पेन होता है उससे हमें निजात मिले और हमारे नीचे जितना भी मसल्स है उसका स्ट्रेच पूरी तरीके से खुल जाए। जिस प्रकार हम आखिरी महीनों में अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को पोछा लगाने की सलाह देते हैं, वो भी इसी अभ्यास से रिलेटेड है, जिसमें हमारा नीचे का हिस्सा जितना भी पेल्विस रीजन है वो पूरी तरीके से
खुल जाता है। अगर आप पूरा ना कर पाए तो आप धीरे से अपनी जांघों को पकड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएं और फिर उसके बाद आप धीरे से बैठ जाएं। फिर धीरे धीरे आप उठें। अगर आपको इसमें भी सहजता ना लगे तो आप सहारा लेके कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल आरामदायक अभ्यास है। जब आप इसे करेंगे तो आप सच में बहुत ज्यादा अच्छा अनुभव करेंगे। और आप शुरुआत में इसमें आधा जाइए और फिर धीरे धीरे जब आपका अभ्यास हो जाए तो इसको पूर्ण रूप से करिए। नेक्स्ट। इसके पश्चात हमारे लेटे हुए आसन आते हैं। एक बार और क्लिक कीजिए दी। ये हमारा है सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के लिए सबसे पहले हम शवासन में लेट जाएंगे, अपने दोनों घुटनों से पैर को मोड़ेंगे और हाथों के सहारे अपने कमर को पकड़ सकते हैं, नहीं तो उनको नीचे जमीन की तरफ पुश करेंगे और अपनी कमर को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएंगे। इस अवस्था में आप देखेंगे कि आपका जो कमर का हिस्सा है वो जमीन से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। तो ये भी आपके कमर दर्द से रिलेटेड है, जो वहां की मांसपेशी को स्ट्रेच करता है, आपके घुटनों को स्ट्रेच करता है और आपको प्रसव में लाभ देता है। नेक्स्ट। जब भी आप ऊपर जाएं तो आप श्वास लें और नीचे जाएं तो श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आए। उसी प्रकार हमारा अगला आसन है शवासन। यह आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आसन है। इसमें आपको बस आराम की स्थिति में आना है, दोनों लेग्स को अपने थोड़ा सा दूर दूर फैलाना है, हथेलियों को आसमान की तरफ फैलाना है और अगर आप चाहें तो आराम से गर्दन को एक तरफ रख सकते हैं। शरीर को आराम देना भी बहुत बड़ा जरूरी और महत्वपूर्ण कार्य है। जब आप शरीर को आराम देते हो तो आपके शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत होती है। आपके अंदर जितना भी तनाव, अवसाद, चिंता है उसमें आपको राहत महसूस होती है और आप अपने अनुसार इस आराम के समय को बढ़ा सकते हैं। इसका मिनिमम टाइम है कि आप 2 मिनट तक जरूर शवासन करें और अगर आपको अच्छा लगे मन की शांति के लिए आप इसको 5 मिनट, 10 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। जितनी देर आप शवासन करें कोशिश करें कि श्वास गहरी लें, जिसमें आपका पेट पूरा फूले श्वास लेते हुए, और जब आप श्वास को धीरे धीरे छोड़ें तो आपके पेट की मांसपेशियां नीचे की तरफ आए। नेक्स्ट। शवासन के पश्चात हमारा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे रसदार आसन है हमारा हास्य आसन। हास्य आसन भी उसी प्रकार उतना महत्वपूर्ण है जितना हमारी प्रसन्नता महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि पूरा परिवार, पूरा परिवेश ये सब जानते हैं कि हम एक नव निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कार्य में लगे हुए हैं। साथ ही हमारे शरीर में भी काफी बदलाव है। उसके पश्चात भी हमारा पूरा आसपास का माहौल प्रसन्न चित्त होता है। तो हम जितने ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, जितनी प्रसन्न माँ उतना प्रसन्न शिशु। हम कई बार देखते हैं कि जितनी माएं प्रसन्न रहती हैं उनका शिशु भी जन्म के समय, जन्म के पश्चात उतना ही प्रसन्न स्वभाव का होता है। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम हमेशा अपने अंदर खुशी को जाहिर करें और पूरे दिल से हंसें। आप अपने जब गर्भावस्था के समय हो तो आप अपने पुराने एल्बम्स को देखिए, अपने बड़ों के साथ समय बिताइए, उनके साथ हंसी के जितने भी आपके पल हैं उन सबको यादगार बनाइए। तो ये आपका जो खुश रहने की जो कला होगी, ये जो आपका आसन होगा, ये आपके शिशु के लिए और आपकी मसल्स के लिए, रिलैक्सेशन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये सबसे सरल आसन है जो आप कहीं पे भी कभी भी कर सकते हैं। और अंतिम हमारा सबसे महत्वपूर्ण आसन है पेल्विस फ्लोर आसन। मोस्टली गर्ल्स और महिलाओं में एक प्रॉब्लम होती है कि जब हमारा प्रसव काल का समय आता है तो हमारे जो नीचे की मसल्स हैं वो सक्रिय नहीं हो पाती, जिसके कारण कई बार ऑपरेशन की स्थितियां आती हैं। कभी कभी ऑपरेशन ना भी हो, अगर सहज सहज डिलीवरी होती है तब भी उसके पश्चात भी हमारी कुछ मसल्स में रिलैक्स रह जाता है। तो इसको हम योग में मूल बंध कहते हैं। इसमें जो भी गर्भवती है वो लेटकर या बैठकर जैसे उसको सही लगे अपने योनि पार्ट को, एनस पार्ट जो होता है, उसको हम ऊपर की ओर खींचते हैं और धीरे धीरे छोड़ते हैं। इसमें आपको नॉर्मल श्वास रखनी है। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे दी। इसमें हमारा जो गुदा द्वार है वो खिंचता है। आप ध्यान से देखिए, इसका कभी भी गलत तरीका हमें नहीं करना है। हमें सहज सांस लेनी है,
तब हम गुदा मार्ग को ऊपर की ओर खींचते हैं, जैसे हम एनस पार्ट को रोकते हैं। जैसे हम कभी बाहर होते हैं तो जब हमें एकदम से नहीं मिलता है बाथरूम, तो हम थोड़ी देर अपने आप को कंट्रोल रखते हैं, तो वही स्थिति इसका सही तरीका है। हम थोड़ी देर उसको खींच कर रखें और धीरे से होल्ड करते हुए अपनी श्वास को छोड़ते हुए उसको रिलीज करते हैं। नेक्स्ट, जब आप ये करेंगे तो आपकी मसल बिल्कुल अच्छे से रिलैक्स रहेगी। पेल्विस रीजन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपका डिलीवरी भी हो जाए, अक्षु इसकी बैटरी, जब आपकी डिलीवरी हो भी जाए तब भी उसके पश्चात भी आपको ये आसन करना है, ताकि आपके अंग का जो स्थिरीकरण है वो बिल्कुल आपको रोक दे, ताकि आपको बाद में वो प्रॉब्लम ना आए कि हमारा मूत्र रिसाव हो रहा है या फिर हमारे मूत्र प्रवाह में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो आप इस एक्सरसाइज को अपने गर्भावस्था के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट, गर्भावस्था के दौरान आपका टहलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप टहलते हैं तो हमारा रक्त संचार बहुत अच्छी तरीके से होता है, हमारे सभी अंगों में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। जिस प्रकार से हम चलते हैं, उस चलने से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों और मांसपेशियां और ज्यादा से ज्यादा हमारा माइंड एक्टिव होता है, क्योंकि आसपास के परिवेश को देखते हुए, अपने आसपास ग्रीनरी को देखते हुए, कोशिश करें कि पेड़ हो आपके आसपास, गार्डन में आप जब घूमें, तो उससे क्या होता है, जो हमारे छोटे छोटे विकार हैं, बार बार जी मचलना, उल्टी आना, गैस होना या फिर पेट में जलन होना, ऐसी चीजें आपकी टहलने से बहुत प्रतिशत तक दूर हो जाती हैं। तो कोशिश ये करें कि जब भी आप भोजन कर लें उसके पश्चात 10-15 मिनट आप जरूर से टहलें। इससे आपकी नींद में भी बहुत ज्यादा आराम रहेगा, और साथ ही साथ आप बहुत सारे जो रोग गर्भावस्था के दौरान कहे जाते हैं, मधुमेह, प्री एक्समेलिया, ये सब आपसे दूर हो जाएंगे। ये आपकी दिनचर्या का अगर अंग भी बनता है तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा जोर से नहीं भागना है। मतलब आप टहल रहे हैं तो कोशिश करें आप बिल्कुल आराम से चलें, और जैसे आप चल रहे हैं तो उसमें आपका श्वास की गति बहुत ही आरामदायक हो। और जब भी आप टहलने निकले, साथ में पानी, टावल हल्का सा अपने साथ में लेके चलें। और कभी भी गर्मी के मौसम में न टहलें, हल्की ठंडी या फिर सुबह सुबह या फिर शाम के समय में आप टहलें। और जब भी आपको लगे थकान महसूस हो रही है तो आप वहां पर बैठकर आराम करें। नेक्स्ट, अब हम जानेंगे कि गर्भावस्था में हमें कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए। हमने आसनों की बात की, अब उसके पश्चात हम अपने प्राणायाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्राणायाम एक अगला चरण है जो हमारे आसन से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आसन तो महत्वपूर्ण है ही क्योंकि वो आपके शरीर को रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन प्राणायाम आपके शरीर के साथ साथ अपने मन को, आपके आध्यात्मिक स्तर को भी बढ़ाता है। तो कभी भी गर्भावस्था के दौरान आपको लगे कि आप बिल्कुल खाली हैं, अभी आपको कुछ समय अच्छा व्यतीत करना है अपने साथ, तो प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम आपको स्वयं से जोड़ेगा, आपके शिशु से जोड़ेगा। आपकी जब कनेक्टिविटी अपने शिशु के साथ रहेगी तो आपकी जीवनी शक्ति दुगनी हो जाती है। तो हमें क्या करना है, गर्भावस्था के दौरान धीरे धीरे श्वास लेना और छोड़ना है। हर प्राणायाम में सिर्फ लेना और छोड़ना है, लेकिन रोकना नहीं है, आपको फोर्स नहीं लगाना है। आप सिर्फ प्राणों का नियमन कर रहे हैं, अपने शिशु से जुड़ रहे हैं, तो आप प्राणायाम को बिल्कुल सहज अवस्था में करें। नेक्स्ट, इसके लिए हम आपको बताते हैं कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो उससे हमें क्या लाभ मिलता है। ये आपके अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ाता है, साथ ही साथ आपकी जितनी भी तंत्रिका तंत्र है, जितनी भी आपकी घबराहट है, नई नई आपकी सोच है कि गर्भावस्था के दौरान मुझ में जो चेंज आ रहे हैं वो मैं कैसे करूंगी, मैं कैसे अपने आप को सही रखूंगी, आपकी विभिन्न प्रकार की जितनी भी सोच है उन सबको ये सकारात्मक रूप देता है। ये आपको कभी भी आपको नेगेटिव नहीं होने देता है। ये आपकी नाड़ियों की शुद्धि करता है, आपको सक्रिय बनाता है, और साथ साथ आप में सीरोटोनिन हार्मोन का स्राव करता है, जिससे आपका गर्भ, जितना भी आपका गर्भ है उसको विकास होने में भी सहायता मिलती है। साथ साथ आपके शिशु का जो स्वास्थ्य है वो भी प्रसन्न होता है। और जैसे हमारे रक्त संचरण की छोटी छोटी बीमारियां हैं जिनको प्रेगनेंसी के दौरान जाना जाता है, जैसे मधुमेह हो जाती है, कईयों को डायबिटीज होती है, कईयों को एसिडिटी, एलर्जी, हम सुनते हैं कई महिलाओं को कि जब से प्रेगनेंसी हुई है उसके बाद से ये प्रॉब्लम हुई है, पहले कभी नहीं हुई। तो अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान प्राणायाम करती हैं तो आप ये हर बीमारी से बच सकती हैं। नेक्स्ट, आइए हम कुछ प्राणायाम की चर्चा करते हैं, जिसमें मैं महत्वपूर्ण फिक्स 4 ही आपके लिए आसन लेके आई हूँ।
ताकि आप 4 प्राणायाम करेंगी तो आपका एक फोकस रहेगा कि हमें यही प्राणायाम उस रूटीन के दौरान करने हैं। आप चाहें तो अधिक भी कर सकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है। आइए हम एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। पहला है हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। जब भी आप प्राणायाम करने बैठे, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी कमर और गर्दन सीधी हो, क्योंकि हमारा जो श्वास का दौरा है वो हमारे बैक में स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। अगर हम इसको मोड़े रखेंगे तो जिस तरह हम पानी के लिए पाइप चलाते हैं और उसको मोड़ देते हैं तो प्रवाह धीरे हो जाता है, उसी प्रकार ये सिस्टम रहता है। तो अगर आप कमर सीधी रखेंगे, चाहे आप सहारा ले लें, तकिया लगा लें, लेकिन उसको सीधा रखने का कोशिश करें। और हमेशा प्राणायाम के समय आप ध्यान करें जिस प्रकार आप अपने शिशु में अपने गुण चाहती हैं। जिस प्रकार उगता हुआ, यहाँ पे उदाहरण दिया है हमने, उगते हुए सूर्य देव का ध्यान। सूर्य देवता पूरे वातावरण में, पूरी सृष्टि में प्राणों का संचार करते हैं, तो उनका ध्यान करें। अपने मन ही मन में गायत्री मंत्र का जप करें और हमेशा अपने मन में 24 घंटे ये भाव रखें कि जब आप श्वास को ले रहे हैं तो आपके अंदर सकारात्मकता बढ़ रही है, पॉजिटिविटी इन। और जब भी आप एक्सेल करें तो आप अपनी चिंताओं को, अपनी नकारात्मकता को अपने से दूर फेंक दें। हर श्वास के साथ आप ये भाव रखेंगी तो आपका मन इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि आप अपने आप में इतना दिव्य अनुभव करेंगी कि सच में आपके जो गर्भ में आ रही है वो कोई दिव्य चेतना है, वो दिव्य अवतार है। तो इसी प्रकार हम अपनी चेतना में इतने प्रभाव को लेते हुए अपने प्राणायाम से अपने आप को और श्रेष्ठ बना सकते हैं। नेक्स्ट। हमारा पहला प्राणायाम का जो चरण है उसमें हमारे 2 चरण आते हैं। एक तो होता है पूरक, जिसमें हम अपनी श्वास को अंदर की ओर खींचते हैं। दूसरा होता है रेचक, जिसमें हम श्वास को छोड़ते हैं। अगर आपको कोई भी प्राणायाम ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, आप केवल ये ध्यान रखिए कि आपको सूर्य देव का ध्यान करना है और गायत्री मंत्र का जप करते हुए धीरे धीरे श्वास को लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। जब आप श्वास लेंगे तो आपका धीरे धीरे पेट फूलेगा और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आप पेट को अंदर की ओर ले जाएंगे। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कुंभक नहीं करना है। और अगर आप चाहें तो आप अनुभव के लिए अपने हाथ को भी पेट पर रख सकती हैं, जिससे आपको शिशु का भी अनुभव होगा, तो आपको और ज्यादा कनेक्टिविटी फील होगी। आप यही भाव करें कि जो सूर्य देव है उनका अंश मेरे अंदर बहुत ज्यादा प्रकाशित हो रहा है और जो मैं प्राणायाम कर रही हूँ उसके माध्यम से उसकी चेतना और ज्यादा प्रखर और तेजस्वी बन रही है। नेक्स्ट। अब हमारा पहला प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। यह हमारे युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा दिया गया है। ये इतना सुंदर प्राणायाम है, अगर आप इसके साथ अपने भावों को जोड़ लेंगे तो आपके शरीर के साथ साथ आपके मन के भी सभी विकार दूर हो जाएंगे। इसमें हम जानते हैं कि गायत्री मंत्र सूर्य सविता का मंत्र है। तो हमारा सूर्य जिस प्रकार अग्नि से प्रकाशित है, उसमें इतनी क्षमता है कि वो हमारे हर तरह के पापों को, हमारी नकारात्मक को उस जला के भस्म की तरह दूर कर सकता है। तो हम वही भाव से इस प्राणायाम को करेंगे। नेक्स्ट। इसमें हम एक एक चरण को करेंगे। हमारे जो उस चरण से पहले हम बताएंगे कि हमारी मुद्रा कैसे रहेगी। हम आराम से अपनी स्थिति में बैठ जाएंगे। अपने एक हाथ को, जो हमारा हाथ घुटनों के ऊपर रहेगा, उसमें हम ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। और जो हमारा दूसरा हाथ रहेगा जिससे हम नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, वो हमारी प्रणव मुद्रा है, जिसमें हम शुरू की दोनों उंगलियां तर्जनी और मध्यमा को अंगूठे के नीचे रखेंगे और हमारी रिंग फिंगर और थंब के माध्यम से हमारे नॉस्ट्रल को बंद करेंगे और खोलेंगे। तो हमारा जितना भी क्रिया है वो इन अंगूठे और हमारी रिंग फिंगर के द्वारा की जाएगी। आइए तो हम इसके बारे में अब आगे सीखते हैं। नेक्स्ट। नाड़ी शोधन प्राणायाम अपने आप में बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली प्राणायाम है। इसकी क्रिया हम आपके साथ करते हैं। वीडियो ऑन कीजिए, आप एक बार देखिए। बिल्कुल आराम से हमने क्या किया है, स्थिति में बैठ गए हैं जिसमें आपको आराम से बैठने में लगे, बस आपकी कमर सीधी रहे। हमने प्रणव मुद्रा बनाई है, ज्ञान मुद्रा हमने घुटने पे रखी हुई है। हमने दाई नासिका को बंद कर लिया है, बाई नासिका से हम श्वास को खींच रहे हैं और धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। यही क्रिया हम 3 बार कर रहे हैं। देखिए, फिर से हम श्वास ले रहे हैं, हमारा पेट फूल रहा है और जैसे हम धीरे धीरे श्वास को छोड़ रहे हैं, हमारा पेट अंदर की ओर जाएगा। फिर से हम तीसरी बार ये क्रिया करेंगे। बाई नासिका से धीरे धीरे श्वास को लेंगे और धीरे धीरे छोड़ते हुए हमारा पेट अंदर की ओर जाएगा। जब हम ये 3 बार क्रिया बाई नासिका से कर लेंगे तो हम रिंग फिंगर से
बाई नासिका को बंद कर लेंगे। अब हम दाई नासिका से श्वास को धीरे धीरे खींचेंगे और दाई नासिका से ही छोड़ेंगे। यही क्रिया हम 3 बार दाई नासिका से करेंगे। तो एक बार हमने 3 बार बाई नासिका से किया, 3 बार दाई नासिका से किया। इसके पश्चात हम दोनों हाथों को नीचे रख लेंगे और दीर्घ श्वास लेते हुए अपने मुंह से श्वास को छोड़ देंगे। हम गहरी सांस लेंगे। एक बार लास्ट में वीडियो का डायरेक्ट चला दीजिए। गहरी सांस लेंगे और सीधे हम मुख से श्वास को छोड़ देंगे। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारी जठराग्नि को भी प्रदीप्त करता है। अगर हमें भूख नहीं लगती है समय से प्रेगनेंसी के दौरान, तो यह हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। हमारे शरीर का तापमान बार बार बढ़ता है, घटता है, तो हमें लगता है कि हम बीमार पड़ रहे हैं, तो उस स्थिति को भी नाड़ी शोधन प्राणायाम हमसे दूर रखता है। या आपके तापमान को स्वस्थ रखता है, या आपके शिशु में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास भी करता है। और साथ ही साथ कई लोग बोलते हैं आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, जैसे हमारे घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है भार बढ़ने की वजह से, तो उसमें भी ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है और हमारा नर्वस सिस्टम को भी संतुलित करता है। जैसे आपने इसको किया, तो आप इसके ये एक क्रिया बताई गई है कि 3 बार आपने बाई नासिका से लिया, 3 बार आपने दाई नासिका से लिया, फिर उसके पश्चात आपने दोनों हाथों को नीचे रखते हुए दोनों नासिका से श्वास को खींचते हुए धीरे धीरे मुख से छोड़ा। तो इसमें आप ये ध्यान रखें कि ये पूरा जो बताया गया है ये केवल एक चक्र है ना। दोनों नासिका से श्वास भरते हुए मुंह से छोड़ा, यहाँ तक पूरा एक चक्र है। तो आप ऐसे कोशिश करें, शुरुआत आप एक या 2 प्राणायाम से करें, इसके पश्चात इसके 3 या 4 सेट जरूर करें, जिससे कि आपको उसमें और ज्यादा लाभ मिल सके। इसके पश्चात हमारा दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें भी हम वही सहज अवस्था में बैठ जाएंगे। वीडियो ऑन कर दीजिए। बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा पहले की ही बाती, और दाएं हाथ से पुनः प्रणव मुद्रा। इसमें हम बाई नासिका से श्वास खींचेंगे, फिर बाई नासिका को बंद करेंगे और दाई नासिका से श्वास को धीरे धीरे छोड़ देंगे। अब हम पुनः दाई नासिका से श्वास को भरेंगे, पेट को फुलाएंगे और धीरे धीरे बाई नासिका से श्वास को छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर लेंगे। यह हमारी एक चक्र है। अनुलोम विलोम भी हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। इसका नियमित अभ्यास जब आप करेंगे तो आपके मन में इतनी शांति अनुभव होगी, साथ ही साथ आपको अपनी श्वास की क्रियाओं पे इतना ज्यादा नियंत्रण होगा कि आपको कभी भी बेचैनी या घबराहट नहीं होगी। कई लोग अंधेरे को देख के डर जाते हैं या बहुत ज्यादा भीड़ में नहीं जा पाते हैं। अगर वो अनुलोम विलोम करेंगे तो उनको सहजता का अनुभव होगा कि आप किसी भी परिस्थिति में अपने आप को घबराने नहीं देंगे। नेक्स्ट, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम और भी ज्यादा सरल और बहुत ही ज्यादा अच्छा प्राणायाम है। ये सभी बच्चों के लिए भी उपयोगी है। इससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, साथ ही साथ गुंजन करने से आपके अंदर की जितनी भी तंत्रिका तंत्र है वो एक्टिव हो जाती है। इसमें आप आराम से सहजता से मेरुदंड को सीधा करके, मतलब स्पाइनल आपकी बिल्कुल सीधी ही रहे, अपनी भुजाओं को उठाते हुए, इसको हम 2 तरीके से बताएंगे। नेक्स्ट कर दीजिए दीदी। आंखों को आप धीरे से बंद करेंगे और आपके कान के आगे का हल्का सा एक हिस्सा होता है कार्टिलेज, ऐसे आपने देखा होगा, ये हल्का सा कार्टिलेज होता है। इसको हमें दबाते हुए बंद करना है अपने कान को। कान में उंगली नहीं डालेंगे, उसको पुश करते हुए कान को बंद करेंगे। गहरी सांस लेंगे और भंवरे के समान गुंजन करते हुए श्वास को छोड़ेंगे, जिसमें आपका म का उच्चारण होता है और आपकी जीभ तालू से लगी होती है ऐसे। एक क्रिया है इसमें आप एक उंगली डाल के करें, और दूसरी क्रिया है कि आप अंगूठे से उस स्थान कार्टिलेज को पुश करते हुए अपनी चारों उंगलियों को अपने पूरे फेस पे फैला दें, आईज को क्लोज करें और उसके बाद गहरी सांस लें और श्वास को छोड़ते हुए गुंजन करें। और जब आपकी ये क्रिया हो जाए तो अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें और आंखों पर रखने के पश्चात ही आंखों को खोलें। तो ये क्रिया इतनी स्वाभाविक और इतनी शांतिदायक है, जब आप इसको करेंगे तो आपको इतना ज्यादा अच्छा लगेगा। ये आपके ब्लड प्रेशर के लिए अच्छी है और आपको आत्मिक स्तर पर शांति देगा। जब आप गुंजन करते हैं तो ओम के उच्चारण के समान ही इसके गुण होते हैं। ये आपके पूरे मस्तिष्क के क्षेत्र को
बिल्कुल रिलैक्स कर देता है। तो आप रोज कोशिश करें कि इसको 3 से 5 बार दोहराएं, और इससे आपका क्रोध भी शांत होता है। तो ये बहुत ही जरूरी और बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इसके पश्चात है प्राणाकर्षण प्राणायाम। प्राणाकर्षण प्राणायाम उसी प्रकार है जैसे हम सहज अवस्था में बैठते हैं, दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाते हैं और अनुभव करते हैं। यह आपके भाव प्रधान है। ये पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य द्वारा दिया हुआ प्राणायाम है, जो आपके शरीर के साथ साथ आपके मन की नकारात्मकता को बाहर करता है और आपके पूरे शरीर को सकारात्मकता के भावों से भर देता है। इसमें आपको क्या करना है, आपको भाव करना है कि आपने जीवनी शक्ति के चारों प्राणों को, जितने भी प्राण है वो आपके बादलों के समान लहरा रहे हैं, उनको आप ग्रहण कर रहे हैं। और जब आप श्वास को छोड़ रहे हैं तो भाव करेंगे कि हमारी जो प्राण शक्ति अंदर गई है वो उसको हमने धारण कर लिया है, और जो हम बाहर छोड़ रहे हैं वो हमारे अंदर की पूर्णतः नकारात्मकताएं बाहर जा रही है। और अंत में अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपने मुखमंडल पे, अपने मस्तिष्क पर और हृदय में फहरा लेंगे। नेक्स्ट, ये आपको प्राणायाम बताए गए। ये प्राणायाम आपके उन तत्वों को बढ़ाते हैं जहां तक हमारा विज्ञान अभी भी नहीं पहुंच पाया है। ये आपके शरीर के साथ साथ आपके शिशु में विद्या, दूरदर्शिता, साहस, लगन, शौर्य, ओज, तेज, वर्चस्व, प्रखरता, एकाग्रता, इतनी सब चीजों, दैवीय गुणों को बढ़ाते हैं। विज्ञान इन चीजों को नहीं दे सकता, इसलिए हम प्राणायाम और योग के माध्यम से इन चीजों को अपने अंदर अट्रैक्ट करते हैं। जितना आपका एंटीना शार्प होगा, जितना आपका अभ्यास अच्छा होगा, उतनी ज्यादा वो दिव्यता आपका शिशु ग्रहण करेगा और वही तत्व उसके अंदर महाप्राण के रूप में संचारित होंगे। अब हम ध्यान के बारे में चर्चा करते हैं। हमारे पास समय कम है, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ध्यान भी गर्भावस्था में उतना ही ज्यादा जरूरी है। पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य कहते हैं कि ध्यान केवल वही है जिसमें हम सद्गुणों को, अपने अंदर आदर्शों को जीवित कर सकें। जब आप किसी का पूजन करते हैं तो हम उनका नहीं, उनके सद्गुणों का पूजन करते हैं, उनके आदर्शों का पूजन करते हैं। तो भगवान का भी वही समूह है। इसके लिए किसी धर्म विशेष की जरूरत नहीं है। जिसके अंदर सद्गुण है, आदर्श है, सत्प्रवृत्तियां हैं, वही भगवान है, वही श्रेष्ठ महापुरुष है। उनका हमें गर्भवती माता के लिए, ध्यान के लिए हम सजेशन करते हैं। नेक्स्ट, अब हम सोचेंगे ध्यान के हमारे क्षेत्र क्या क्या हो। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर श्रेष्ठ चिंतन का विकास होता है और हमारा चरित्र चिंतन की भांति चरित्र में और व्यवहार में परिवर्तित होता है और हमारी योग्यता बढ़ती जाती है। और जब हमारी योग्यता बढ़ती है तो हमारे अंदर प्रतिभा का विकास होता है। तो ये गुण हमारे माता में होते हैं, वही माता से वो गुण सीधे गर्भस्थ शिशु में संचारित हो जाते हैं। आइए हम आगे ध्यान की प्रक्रिया को और समझते हैं। ध्यान हमारा शारीरिक रूप से कैसे मदद करता है, यह हमारे अंगों को शांति देता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी पूरी मांसपेशियां रिलैक्स होती है और मानसिक स्तर पर आप तनाव मुक्त हो जाते हैं। भावात्मक रूप में आपके अंदर श्रेष्ठ भावनाएं जागृत होती हैं और आध्यात्मिक स्तर पर जब आप श्रेष्ठ भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं, मतलब आपका एंटीना रेडी हो जाता है, तो पूरा वातावरण आपको पवित्र करते हुए आपके अंदर गुणों का विकास करने में मदद करने लगता है। तो गर्भवती माँ जब अच्छे और श्रेष्ठ ध्यान की तरफ बढ़ती हैं, अच्छी भावनाओं की तरफ बढ़ती हैं, तो उनका शिशु स्वयं ही गुणों की तरफ विकसित होता चला जाता है। नेक्स्ट, हमारे ध्यान की वैज्ञानिकता। अभी तक हमने अध्यात्म और उस तरीके से बताया, अब हम ध्यान की वैज्ञानिक स्तर पर व्याख्या कर रहे हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमने पाया, कई जगह हमने जब टेस्ट किए तो पाया इससे हमारा हार्ट रेट रिलैक्स होता है। जब हमारी फास्ट ब्रीथिंग होती है उससे हमें घबराहट होती है। 100%। नेक्स्ट है हमारा, जैसे हम ध्यान करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन अधिक कंज्यूम होता है। तो हमारा जब ऑक्सीजन कंज्यूम ठीक होगा तो हमारा ध्यान की जो अवस्था है 100, और हमारी जितनी भी स्किन की पावर है, हमारी जितनी भी बीमारियां हैं, वो सबसे नेट प्रॉब्लम है, अभी ठीक हो जाएगी। आवाज आ रही है? थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, सॉरी, सभी से माफी चाहूंगी, हल्का सा नेटवर्क
का थोड़ा सा कनेक्शन हुआ। हाँ, हम ध्यान की वैज्ञानिकता पर विचार कर रहे थे। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा जो ऑक्सीजन को लेने का, कंजप्शन का जो हमारा तरीका है वो उन्नत होता है। हम श्वास को ढंग से लेते हैं तो हमारे फेफड़े पूर्णतः ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। साथ ही हमारी जो स्किन की रेजिस्टेंस पावर है, जैसे बार बार हम किसी मौसम में बाहर निकलते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है, जैसे हम एलर्जेटिक हो जाते हैं, धूप में नहीं निकल पाते हैं, या फिर हमारा जब स्थान परिवर्तन होता है तो वो हमारी स्किन रजिस्ट्रेशन, हमारी स्किन की जो पावर होती है उसके कारण वो कंट्रोल होता है। तो हमारी स्किन की जब वो रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाती है वो ध्यान के माध्यम से बढ़ती है। साथ ही हमारा नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है और हमारे जितने भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं, साइकोसोमेटिक मतलब मन की अशांति के कारण शरीर में जो रोग होते हैं उनसे हमें निजात मिलता है। ये अगर हम 10-15 मिनट भी कर लें तो ये हमारे शरीर को इतना अच्छा प्रभाव देता है कि हमारा मन शांत होता है। हमारी जो ब्रेन की वेव्स हैं, जो सबसे उन्नत कही जाती है अल्फा वेव्स, वो अल्फा तरंगे हमारे मस्तिष्क में बनने लगती है, जिससे हमें आनंद की स्थिति होती है। और आनंद की स्थिति होने पर हमारा मस्तिष्क बिल्कुल अच्छे से कार्य करता है। नेक्स्ट, आइए हम ध्यान के लिए कुछ अच्छी अच्छी चीजों के बारे में जानते हैं कि हम किस प्रकार से ध्यान करें। तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हैं जो मैं ढूंढ के लाई हूँ, जो बिल्कुल सिंपल है। आप चाहें तो अपने जिस पे आपका ध्यान लगता हो, क्योंकि हमारे योग में तो कहा गया है यति स्थितो तत्र ध्यान, जहां आपका मन लग जाए वही आपकी ध्यान का बिंदु है। लेकिन फिर भी हम कुछ बिंदु आपको बता रहे हैं जिसमें आपको जो पसंद आए वो आप ग्रहण कर सकते हैं। उगते हुए सूर्य का ध्यान, ओम ध्वनि पर ध्यान, पूर्ण शांति शीतलता के लिए चंद्रमा का ध्यान, और हमारे संस्कृत के कितने अच्छे अच्छे वैदिक मंत्र हैं, उनका आप प्रार्थनाओं को सुनते हुए ध्यान कर सकते हैं। प्रकृति के सुरम्य वातावरण का ध्यान कर सकते हैं। हमारी डॉक्टर गायत्री दीदी के द्वारा और शांति कुंज के द्वारा गर्भोत्सव कई संगीत बनाए गए हैं, आप उस पर ध्यान कर सकते हैं। और आपके जो धार्मिक देवी देवता हैं जिन पे आपका विश्वास है, जिनसे आपको प्रसन्नता अनुभव होती है, आनंद अनुभव होता है, आप उनका ध्यान कर सकते हैं। साथ ही आप त्राटक कर सकते हैं, एक दीपक की भांति अपनी आत्मा का ध्यान। इसमें हम आत्म ज्योति का ध्यान करते हैं दीपक को देखते हुए। साथ ही आदर्श महापुरुषों का और आदर्श विचारों का ध्यान भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। उगते हुए सूर्य का ध्यान करना सबसे सिंपल भी है और आपके लिए बिल्कुल आसान भी है। कोशिश ये करें कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, न केवल वे बल्कि उनका पूरा परिवार सूर्य उदय के समय जरूर उठे, क्योंकि जो सूर्य की दिव्यता है और उसकी जो सकारात्मकता है वो गर्भस्थ शिशु को बहुत ज्यादा बलवान बनाती है। अगर केवल आप कहेंगे कि गर्भवती तुम हो तो तुम्हें ही उठना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको पूरे परिवार को उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। आप सभी उसके साथ में उठें, भागीदारी करें और सूर्य की उस किरणों को ध्यान के जरिए तथा रोज ग्रहण करें, क्योंकि ये प्रत्यक्ष देवता है जो अपनी अपनी सारी शक्ति के साथ पूरी प्रकृति को जीवित रखता है। नेक्स्ट। और अगर आपको बाद में ऐसा लगता है कि आपको पूरे दिन थकान होगी जल्दी उठने से, तो आप बिल्कुल ना सोचें। आप एक दो बार सुबह उठ के देखेंगे तो आपको अपने जीवन में गति लगेगी। आपका जो उत्पादन है, आपका जो परिवर्तन है, वो आपको खुद अच्छा महसूस होगा। आप एक दो बार सूर्य उदय के समय उठिए और उस समय ध्यान कीजिए, आप बहुत ज्यादा अच्छा अनुभव करेंगी। अगर आपको थकान होती है तो आप दोपहर के समय थोड़ा सा आराम करने के लिए लेट जाइए। इससे देखिए कितना लाभ है कि आपका आनंद की वृद्धि होगी, आपको आत्मिक प्रसन्नता मिलेगी, आपके अंदर स्थिरता, धैर्यता, एकाग्रता, प्रखरता और आपकी स्मृति बढ़ जाएगी। आपकी स्मृति के साथ साथ आपके अंदर सकारात्मक भावों का विकास होगा। तो ये सभी गुण इसलिए बताए जा रहे हैं कि जब आप सूर्य का ध्यान करें तो भाव करें कि इन गुणों को आप अपने अंदर धारण कर रहे हैं और विकसित कर रहे हैं, अपने लिए भी, अपने शिशु के लिए भी। नेक्स्ट। उदयमान सूर्य के बाद अगर शीतलता का अगर आप ध्यान करेंगे तो आपके शिशु में शीतलता के गुण आएंगे। शीतल स्वभाव के गुणों के लिए पूर्णिमा के आप चंद्रदेव के दर्शन कर सकते हैं। भोजन के पश्चात जब आप 10-15 मिनट घूमेंगे, जब आप वॉक करेंगे, तो आप जरूर चंद्रमा का ध्यान करें। नेक्स्ट। उसी प्रकार धार्मिक देवी देवताओं का ध्यान है। नेक्स्ट। आप जिसको इसमें किसी भी धर्म को आप ले सकते हैं, आप किसी भी धर्म के हो, जिनको आप मानते हो, बस वो आप सद्गुणों को ध्यान में रखें, आदर्शों को ध्यान में रखें। हर कोई जो आदर्श है वो ध्यान का केंद्र है।
ओम का ध्यान करने से हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है? हमारी एक थायराइड ग्रंथि होती है जो कंठ में होती है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम का उच्चारण भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो आप जब घबराहट जल्दी से महसूस करते हैं, वो उसको उसको दूर करने के लिए आप जरूरी है कि ओम का ध्यान करें, ओम का उच्चारण भी करें। इसमें जो कंपन पैदा होगा वो आपके थायराइड को कंट्रोल करेगा। साथ ही साथ आपको लिम्फोसाइट, यहाँ पे टी लिम्फोसाइट होती है जो आपके शरीर का संरक्षण करती है अनेक बीमारियों से। तो आप तनाव मुक्त भी रहेंगे और आपके अंदर जो विषैले तत्व उत्पन्न होंगे उनको वो रोक सकेगा। नेक्स्ट, प्रकृति का ध्यान आप कर सकते हैं, प्रकृति के अच्छे अच्छे वातावरण का। नेक्स्ट, नेक्स्ट कर दीजिए दी। विभिन्न प्रकार के महापुरुषों का जिन्होंने अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त किया है। हमेशा ध्यान रखें कि आप महापुरुषों के रूप में या दिव्य गुणों के रूप में उन महापुरुषों का ध्यान करें जिन्होंने आपके अपने जीवन में ऐसी प्रेरणा स्रोत बने हैं जो आपके शिशु के लिए और सबके लिए प्रेरणा का समाज में स्रोत है। हिमालय का ध्यान, जिस प्रकार श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सभी स्थिरताओं में मैं हिमालय हूँ, तो हिमालय अपने आप में ध्रुव केंद्र है सभी प्रकार की शक्तियों का। तो आप हिमालय का ध्यान भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी का ध्यान। ये महान ऋषि सत्ताएं हैं जो पूर्णतः दिव्य गुणों से परिपूर्ण है। अगर हम इनका ध्यान करते हैं तो हमारे शिशु में भी वही वही गुण विकसित हो। इस प्रकार का भाव करते हुए हम गुरुजी और माता जी का ध्यान भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैं आपको ध्यान के इतने सारे प्रकरण इसलिए बता रही हूँ कि आपको जो इसमें अच्छा लगे आप उसमें से आप चुन सकें। सद्ज्ञान सद्बुद्धि की देवी गायत्री माता का आप ध्यान कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट करते जाइए। इसके अलावा आप ध्यान कर सकते हैं हमारे परम पूज्य गुरुदेव माता जी की परम चेतना शांति कुंज का। ये केवल समाधि स्थल नहीं है जहां पर करोड़ों जप हो, करोड़ों प्रकार के तप हो और दिव्य चेतनाएं वहां पर अवतरित होकर भ्रमण करती हो। साथ ही इतने ऊर्जावान व्यक्ति निश्चित और नियमित रूप से यज्ञ के पश्चात जहां पर घूमते हो, वो भी एक परम चेतना का एक स्तर हो जाता है। अगर आप वहां का ध्यान करती हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर दिव्यता का धारण बढ़ जाता है। नेक्स्ट, इसके पश्चात आपके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं में है ओम ध्वनि। आप रोज नियमित रूप से ओम ध्वनि का उच्चारण करें, साथ ही त्राटक का अभ्यास करें। आप अपने सामने दीपक जला लें और उसको एक टक देखते हुए भाव करें कि जितनी दिव्यता इस अग्नि में है, जितनी पवित्रता और पावनता इस अग्नि में है, उसी प्रकार मेरे शिशु में भी वही गुण विकसित हो। नेक्स्ट, इस प्रकार हमने बहुत सारे ध्यान के बारे में आपको बताया। उसके अलावा ये वे ध्यान हैं जो हमारे शांति कुंज के द्वारा चलाए जाते हैं। तो आप इनको कहीं पे भी AWGP की साइट से प्राप्त कर सकते हैं या शक्ति केंद्रों से प्राप्त कर सकते हैं, शक्ति पीठों से प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब पे देख सकते हैं। इन सभी के माध्यम से भी आप ध्यान की विभिन्न अवस्थाएं कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें शाम को किया जाने वाला नाद योग, सुबह किया जाने वाला 3 शरीर योग, पंचकोश ध्यान, ये विभिन्न प्रकार के ध्यान है। और अगर आपके पास बिल्कुल समय ना हो तो आप गुरुदेव माता जी की वाणी में गाया हुआ गायत्री मंत्र का ध्यान भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, चलिए, इस प्रकार हमने आज जाना कि हमारे योग की विभिन्न प्रकार की चीजों से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। इसमें हमने देखा, हमने पहले कुछ आसन के बारे में आपको बताया, उसके बाद हमने कुछ प्राणायाम के बारे में आपको बताया और उसके बाद अंत में हम ध्यान की तरफ बढ़े। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इतनी सब चीजें हैं और इसके साथ हमको प्राप्त होता है कि हम इतनी सारी चीजें आप नियमित रूप से कर सकते हैं। ये एक बार फ्लो चार्ट है जो हमने अब तक किया। इसमें हम ताड़ासन, चक्की आसन, मार्जरी आसन और अपना पेल्विस फ्लोर का एक्सरसाइज, इन सबको हम नियमित रूप से कर सकते हैं। नेक्स्ट, जल्दी से अंत की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट, ये हमारे द्वारा किए हुए अभी पूरे उसको रिमाइंड करने के लिए एक बार मैंने स्लाइड में डाला है ताकि आपको ध्यान रहे कि हमें छोटी छोटी एक्सरसाइज सूक्ष्म व्यायाम के रूप में करनी है। नेक्स्ट,
ये हमारी कुछ विभिन्न प्रकार की पुस्तकें भी हैं जिनको आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और भी ज्यादा इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट। और इस समय स्वाध्याय का भी बहुत ज्यादा लाभ है, तो आप कोशिश करें कि जब भी आप गर्भावस्था में हो तो सत साहित्य का पाठन करें, जिससे कि आपके अंदर ज्ञान में अभिवृद्धि हो। नेक्स्ट।